जैसे गुंजन जी, आप भी देख रही हैं कि आज का परिवेश बहुत बदल रहा है। लोग एक अंधी दौड़ में शायद दौड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। क्या कभी हमने सोचा कि हमें उसका पार्ट बन के हम कर सकते हैं? जी। किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। जब वो अपने पिक्चर्स या कोई भी चीज़ या किसी से वीडियो कॉलिंग कर रही हैं या कुछ भी ऐसा कर रही हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग को ये अवेयरनेस हमें खुद भी करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है हमारी बच्चियां परेशान हैं, कई बार डर जाती हैं, कई बार गलत तरीके से फंस जाती हैं, तब भी उसको छुपाना नहीं है। डर से ज़्यादा बच्चों को बस इतना बता दें कि बेटा कुछ भी हो हम साथ होंगे। वो तो एक अलग बात हो गई, पर दोहरा जीवन जी रहे हैं, एक अपने लिए और एक सोशल मीडिया के लिए, दिखावे के लिए। तो इस विषय में आप हमारी बच्चियों से क्या कहना चाहेंगी कि क्या सजगता उनको बरतनी चाहिए? देखिए, अवेयरनेस होना चाहिए। आपने जो बोला सजगता, मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ कि बच्चियों को अवेयर रहना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी परेशानी से तो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, तो सपोर्ट करिए जैसा कि गुंजन जी कह रही हैं, क्योंकि आगे अगर किसी को बढ़ना है तो पीछे किसी ना किसी को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दौड़ रहे हैं युवा, वो दौड़ते रहें। जो चल रहे हैं वो चलते रहें, और जिन्हें लगता है अभी वो सिर्फ रेंग रहे हैं वो रेंगते रहें। पर कदम अपने रोकना नहीं है, कदम अपने रोकना नहीं है, कदम अपने रोकना है। सोच और आपके विचार, आपके कार्य उस उम्र से सुनकर मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ये बचपन से एक शुरुआत हो गई थी। तो क्या हम अपने बच्चों से घर में उनके मन की बात नहीं जान सकते या उनके मन की बात नहीं कर सकते? बहनें हैं छोटी, मैं उनसे भी बात करती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी मुझे उनके चेहरे पे ज़रा सी शिकन भी दिखती है, मैं उनसे पूछती हूँ सब ठीक है ना। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना, छुट्टी वाले दिन वो एक मन की बात अगर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक विद रीता में। आज के समाज में लोग बातें तो बहुत करते हैं कि समाज में ये सुधार होना चाहिए, देश में ऐसा होना चाहिए, राजनेता ऐसे होने चाहिए, पर क्या हम इस बदलाव के लिए कुछ करते हैं? क्या हम प्रयास करते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रयास भी करते हैं और बदलाव लाते भी हैं। तो आज जो हमारे स्टूडियो में हैं, ऐसी ही एक बहुत शानदार व्यक्तित्व की मालिक श्रीमती गुंजन चौकसे जी, जो कि एक राजनेता तो है ही, परंतु वो एक वकील भी हैं और वो जानती हैं कि सुधार लाने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आइए स्वागत करते हैं गुंजन चौकसे जी का। कैसी है मैम? एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इट्स माय प्लेजर ऑलवेज। मैम, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया था जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, तो मेरे जहन में हमेशा यही आता है कि आपने अपनी स्कूलिंग बेस्ट स्कूल से की, कार्मल कॉन्वेंट से। जब आप पढ़ाई कर रही थी वो स्कूल सबसे अच्छा था, अब तो बहुत हो गए हैं, पर कार्मल कॉन्वेंट का एक नाम है। फिर आपने लॉ किया और किस्मत ही बोलेंगे कि आपको भोपाल का NLIU ही मिला, यहाँ से आपने अपना लॉ कंप्लीट किया। और इतनी अच्छी एजुकेशन और सब कुछ करने के बाद आपके दिमाग में ये विचार क्यों आया कि अब मुझे राजनीति की तरफ जाना चाहिए? रीता जी, आई मस्ट से कि आपने काफ़ी कुछ जाना हुआ है मेरे बारे में, और हमारी शादी पहली मुलाकात ही है। जी जी, सो आई एम सो ग्लैड दैट अगर आप शो एक शुरुआत कर रही तो आपने काफ़ी अच्छा होमवर्क करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैम, वो ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट थिंग कि जब आप बचपन में छोटे होते हैं ना, जब आप, तो आपको हर एक बच्चे के मन में एक जिज्ञासाएं होती हैं, उनके मन में कुछ सपने डेवलप होने लगते हैं। और मेरे साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी तो 9th स्टैंडर्ड तक तो नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही थी। 10th में आई डोंट नो व्हाई समहाउ मेरे दिमाग में एक कीड़ा ही कह लूँ कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। हम एक आसरा वृद्धाश्रम, एक यहाँ पे भोपाल में बावे अली ग्राउंड के पास एक आश्रम है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं। मैं उस आश्रम में गई, वहाँ के बुजुर्गों को देखा, उनसे मिली, उनकी जो पीड़ा देखी, वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि नहीं, ये समाज में ये नहीं होना चाहिए जी। हम एक ऐसे समाज में क्यों रह रहे हैं कि हमें एक आश्रम की ज़रूरत पड़े जहाँ बुजुर्गों को भेजा जाए। बिल्कुल। मैं अपनी दादी, नानी, नाना, दादा सबसे बहुत क्लोज रही हूँ। एक पारिवारिक माहौल घर में देखा है कि सब साथ रहते हैं जी, घर से दूर नहीं जी। तो वहाँ के जब बुजुर्गों को देखा, समझा, जो बहुत एजुकेटेड क्लास थे, मतलब उसमें कुछ कमिश्नर रिटायर्ड होके रहे हैं, कुछ पुलिस में रहे हैं, कुछ काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट पे वहाँ लोग थे, लेकिन जब रिटायर हुए तो बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया।
तो ये मेरे मन में यहाँ से ही जिज्ञासा शुरू हुई थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ करना है। फिर दूसरी जिज्ञासा कि इनके लिए मैं कैसे करूँ, इनको कानूनी मदद कैसे दूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे लॉयर बनना है। बचपन से था एक कि हाँ डिटेक्टिव सीरीज देखने का शौक था, बच्चे शायद कार्टून देखते थे, मैं पर इस तरीके की डिटेक्टिव सीरीज देखती थी। किताबें भी मेरे पिताजी हमेशा मुझे इसी तरीके की लाके देते थे जो मेरा इंटरेस्ट जगता था कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म बचपन से स्टार्ट कर दिया था टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ओके। वहाँ से सोचा कि कानून की पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी तैयारी की। ईश्वर की दया से NLIU में एडमिशन मिला, वहाँ पे कानून की पढ़ाई की और साथ ही साथ उन बुज़ुर्गों के लिए एक नया कानून आया बुज़ुर्गों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ मैंने उस कानून का सोचा कि इसको जनता तक कैसे पहुँचाए। कानून तो बन गया, जनता को उसकी जानकारी नहीं रही। तो उस कानून की जानकारी के लिए मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई। अच्छा। उस डॉक्यूमेंट्री को उस समय सरकार ने बहुत सराहा। अच्छा। उन बुज़ुर्गों के लिए मैंने थोड़े 10th क्लास में ही पैसे कलेक्ट किए, एक घर जाके कॉन्सेप्ट शुरू किया, 1 रुपए एक व्यक्ति, कि किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और इस तरह कलेक्शन करते करते उस समय मैंने उस ज़माने में, मतलब व्हेन आई वाज इन 10th, मैं आपको 2001 की बात बता रही हूँ, तब मैंने 25,000 रुपए के कलेक्शन कर पाई थी समाज से। बहुत ही अच्छा। और वो कलेक्शन हमने बुजुर्गों को वहां पर दिया था उनकी भलाई के लिए। और ये आपने 10th क्लास में किया? जब 10th में थी। मतलब मैं एक सेकंड बस आपका समय लूंगी। 10th क्लास में बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपना घूमना फिरना, ये सब कुछ। पर अगर गुंजन जी ऐसा सोच रही हैं, बुजुर्गों के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो एक ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि उस उम्र में अगर आपकी ये सोचती तो फिर जाहिर सी बात है कि आज आप यहाँ पे हैं, तो उसी सोच का कमाल है। मैं इसीलिए ही शायद ये स्टोरी बता रही हूँ कि आज जो बच्चे 10th क्लास में होंगे या 9th में या 12th में होंगे, वो समझ पाएंगे कि हमें सोसाइटी से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जब बड़े हो जाएं तब हम समाज को कुछ दे पाएं। हम अपनी छोटी उम्र में भी अगर चाहें तो समाज को कुछ दे सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और इसका अप्रिसिएशन मुझे मिला उस समय। मुझे स्कूल में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, जो उस समय कारगिल में कहीं नहीं था। उस स्टैंडर्ड में सोशल वर्क डिपार्टमेंट बना, उसका मुझे मिनिस्टर बनाया और फिर तब से एक एक्टिविटी सोशल वर्क के लिए बढ़ती गई। तो ये एक अप्रिसिएशन में मिला कि अगर आपने कुछ किया तो आपको अच्छा मिला भी। बिल्कुल। आपको रिकॉग्निशन मिला, आपके दोस्तों से आपको थोड़ा सम्मान मिला। शायद अब मेरे दोस्त जब ये एपिसोड देखेंगे तो समझ पाएंगे, मेरा नाम गुंजन से बदलकर उन्होंने सोशल रख दिया था। अच्छा। तो अभी भी वो मुझे सोशल नाम से ही बुलाते हैं। तो शायद ये बचपन से एक शुरुआत हो गई थी कानून की पढ़ाई की। और उस समय जब आपने आज बहुत अच्छा सवाल किया कि हम बाहर रह के तो सोचते हैं नेताओं ने ये नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये नहीं करना चाहिए, क्या कभी हमने सोचा कि हमें उसका पार्ट बन के हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही। लेकिन उस सिस्टम का पार्ट बन के उस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना, उसमें सुधार लाना, उसमें रिफॉर्म करना, ये मुश्किल है और ये अब हम सबको सोचना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। सो बीइंग एजुकेटेड, जो पहला सवाल आता है कि आपने स्कूलिंग अच्छी जगह से किया, कॉलेज अच्छे से जगह से किया, उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस मैंने मेरे गुरु रहे हैं राम जेठमलानी जी, उनके साथ कुछ साल वकालत की और उसके बाद अपना स्वयं का लॉ फर्म में चला रही हूँ 3 शहरों से। तो ये एक अलग दुनिया है जी। पर इसी के साथ मन में विचार आया कि हमें उस सिस्टम का पार्ट बनना है। उस सिस्टम को बाहर देख के एक दूरबीन से नहीं झांकना है, बिल्कुल उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, उसका पार्ट बन के कंट्रीब्यूट करना है। तो इस नियत के साथ पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया और बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, जहाँ पर इसी विचारधारा के साथ आगे बात बढ़ती है कि हमारा मिशन और हमारा विजन दोनों जनता है जी और समाज का कल्याण है। तो ये सोच के इस विचारधारा को मैं फॉलो करती थी, तो मैंने इसी विचारधारा के साथ इस पार्टी को ज्वाइन किया है और अपना जो भी वहाँ पे दायित्व मिलते हैं उसको निभा रही हूँ।
बहुत ही अच्छा। और आपकी मतलब सोच और आपके विचार, आपके कार्य उस उम्र से सुनकर मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरे साथ बैठी हैं और मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ या हम आपसे बातें कर रहे हैं और आपके विचार जान रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के युवाओं को ऐसी सब बातें सुनने की और उसको आत्मसात करने की। सुनते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम डिस्कशन भी बहुत करते हैं कि हमें ये करना है, वो नहीं करना है, पर उस चीज़ को सुनने के बाद, आत्मसात करने के बाद थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बदल सकती पर हैं। रीता जी, एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पेरेंट्स का होता है। बिल्कुल। अब बचपन में कहा कि वकालत करनी है, जी। तो मम्मी ने कहा वकालत लड़कियां जनरली नहीं करती, धारणा यही है। मेरे जी। घर में तो 4 जनरेशन में किसी ने वकालत नहीं जी। की। पर फिर लगा कि नहीं करनी है, पापा ने कहा नहीं करनी है तो करनी है, दिल्ली जाना है तो जाना है। जी। जब दिल्ली में सब करा, पढ़ाई की, वकालत की शुरुआत की, फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा कि मैं भोपाल शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में थी। अच्छा, आप दिल्ली मैं में दिल्ली रहते में हैं? रहती थी जी। 2016 तक। वहीं मेरी फैमिली, वहीं शादी, सब दिल्ली। अच्छा। फिर मन में विचार आया कि नहीं, दिल्ली की भागदौड़ में नहीं रहना है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जी। भोपाल में हमें लगा कि हाँ बहुत लोगों को ज़रूरत, मुझे ऐसा लगता था कि मैं, जो मेरी जन्मभूमि है, मुझे जी। वहाँ काम करना है। जी। फिर मन में एक आया विचार कि मैं भोपाल शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो उसमें भी पेरेंट्स को था कि अच्छा खासा स्टैब्लिश जी। ऑफिस है दिल्ली में, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, क्यों भोपाल आना है। पर मन में विचार आया कि नहीं, आना है, तो उसमें उन्होंने तब भी सपोर्ट किया, आना है तो ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ बस पूछना जी। चाहूँगी आपसे, सॉरी मैं जी। डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि सब चीज़ में आप जैसे बता रही हैं आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और आप शादी के बाद भोपाल शिफ्ट जी। हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने राजनीति में आने का निर्णय भी शादी के बाद और जी। लिया होगा। तब सब लोगों का रिएक्शन कैसा था, आपके परिवार वालों उसी का? पे आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड भोपाल को बिलोंग नहीं करते, इलाहाबाद अच्छा। को बिलोंग करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद से। तो जी। बट जब भोपाल का निर्णय लिया तो ये उनका निर्णय था, मेरा नहीं। अच्छा। उनका था कि देखो, राजनीति करने में इंटरेस्टेड हो, भोपाल बेस बहुत अच्छा है, पीसफुल शहर है, हमें एक बिल्कुल। पीसफुल जिंदगी चाहिए। तो लोग यकीन नहीं करते, सबको लगता है भोपाल की हूँ तो मैं ही लेकर आई होंगी, बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का सपोर्ट एक लेवल तक होता है, पर शादी के बाद अगर आपको आपके हस्बैंड का और इन लॉज का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिल जाए तो मैं यकीनन कह सकती हूँ हर महिला बहुत सशक्त है, हर महिला सपने देखती है। बस उनको सपने पूरा करने के लिए उन्हें जो वो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, कई बार मिल नहीं पाता, लेकिन जहाँ वो सपोर्ट मिलेगा आप महिलाओं को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल एक सहमत हूँ। कहावत है ना, नारी है कुछ भी कर सकती जी, है। जी, तो जी। वो स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो जेन्युइनली कर सकती है। बस बिल्कुल। उसको अपने अभिभावक का और फिर अपने इन लॉज का अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक हद तक रहता है, पर शादी के बाद आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मैं भी ब्लेस्ड हूँ एक बहुत अच्छे हस्बैंड से। तो ये बात बिल्कुल सही आपने बोली कि अगर शादी आपकी हो गई है तो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा गुंजन जी, आप तो बहुत सारे केस और मामले सुनती होंगी लोगों के, और आप तो खैर वकील ही हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें सुनवाई में, फैसले आने में इतना समय क्यों लगता है? कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वो आदमी ही नहीं रहता जिसका वो केस चल रहा होता है और उसमें कोई फैसला नहीं आ पाता है। देखिए, मैं इस बात को झुठला तो नहीं सकती जी। कि हाँ टाइम ज़्यादा लगता है, पर एक दूसरा पहलू भी है। हम ये भी वही चीज़ हुआ कि हम बाहर रह के सवाल करते हैं, बट एक जी। सिस्टम है। जी, जी। हमारा जो पूरा न्याय का सिस्टम बना था आज तक, उसमें अपील के प्रावधान है। अगर एक जगह से फैसला आ जाता है तो दूसरी जगह जाता है, बिल्कुल, फिर तीसरी बिल्कुल। जगह जाता है, ट्रायल का प्रावधान है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, विटनेस स्टेटमेंट्स होते हैं। पर हाँ, इसको कम किया जा सकता है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया भी है। हमने नए कानून लेकर आए हैं, जो पहले दंड संहिता जिसे हम कहते थे, भारतीय दंड संहिता, अब उसे हमने भारतीय न्याय संहिता में बदला है। अच्छा। तो अब कई कानून में बदलाव आए हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी मामले निपटे। अब न्यायालय, एग्जीक्यूटिव, तीनों ही, मतलब जुडिशरी, सब मिलकर इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि किस तरह स्पीडी मैनर में
हमें न्याय मिल सके। और कहीं ना कहीं इसमें देखिए सबको अपना योगदान देना चाहिए, चाहे लॉयर्स हो, कई बार लॉयर्स की तरफ से भी डिले होता है, कई बार जुडिशरी की तरफ से भी डिले होता है, कई बार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी डिले होता है। तो हमें लगता है कि हम सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, ताकि हम ये जो डिले की एक बहुत बड़ी शिकायत है न्याय के साथ, इसको हम बहुत जल्द दूर कर पाएंगे। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो सिस्टम है वो सब जगह क्यों नहीं लागू हो सकता? मतलब इतना समय क्यों लग रहा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में? देखिए कई जगह तो हुआ है, जैसे महिला अपराध के मामले में या रेप के मामले में, इस तरीके के जो जघन्य अपराध हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू हुए हैं और उसमें डेली सुनवाई होकर मामलों का निपटारा होता है। पर बाकी जगह भी ये शुरुआत है, जैसे मैंने कहा कि अब न्याय में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। अब नया कानून आया है, जो बरसों पुराना कानून था उसको बदल कर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में ही ये नया कानून अब लागू हुआ है और इस पे अब बहुत जल्द अब चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही, शुरुआत हो गई है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अब स्मूथली चलेंगी, वो तो है ही। आपने अभी बोला कि आपने जब ये निर्णय लिया था कि मुझे वकील बनना है, तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा कहा कि अरे वकालत क्यों करनी है, कुछ और पेशा भी आप चूज़ कर सकती थी, कुछ और प्रोफेशन में भी आप जा सकती थी। तो आपको क्या लगता है आज के ज़माने में भी वही सोच है या सोच बदल गई है? अब हमारी बेटियाँ जो हैं वो ज़्यादा वकालत और भी प्रोफेशंस जो बिल्कुल लोग सोचते थे नहीं ये तो सिर्फ लड़कों के लिए ही है, ये लड़कियों के लिए नहीं है, तो अब वहाँ आ रही हैं, और आपका क्या विचार है उसमें आने में? वो अच्छाई ही है शायद? देखिए अब कोई भी जेंडर बेस्ड प्रोफेशन नहीं बचे हैं। एक ज़माना था उस समय, तब भी थोड़ा बहुत जेंडर था कि इसमें महिलाएं नहीं आनी चाहिए, इसमें पुरुष रहने चाहिए सिर्फ। अब धीरे धीरे जेंडर बायसनेस प्रोफेशनल वर्ल्ड में ख़त्म हो गई है। जैसे राजनीति कह लीजिए या वकालत कह लीजिए या पत्रकारिता कह लीजिए, पहले आप जर्नलिज्म में भी देखते थे कि महिलाएं कितना कम आती थी कि कहाँ फील्ड पे लड़कियां जाएंगी, पर अब सबसे ज्यादा फील्ड पे हमें महिला शक्ति ही दिखती है। जी बिल्कुल। तो ये जो माइंडसेट चेंज है ये सोसाइटी का है और महिलाओं का है। मुझे लगता है महिलाओं का सबसे पहले माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यार ये हम नहीं कर सकते। लाइक मैं क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, तो मैं कई सारे मर्डर ट्रायल्स भी करती हूँ। तो लोगों में स्टार्टिंग में तो लगता था कि महिला ये क्या मर्डर ट्रायल करेगी। इन धारणाओं को हमने चेंज किया अपने काम से। जी, बोलकर कोई बदलाव नहीं ला सकते, बदलाव आ सकता है तो काम करके। बिल्कुल। एक दूसरा पहलू महिलाओं के साथ जुड़ता है कि यार शादी हो जाएगी तो काम कम कर पाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो काम कर पाएंगे। मैं इसमें झूठी तारीफ नहीं करना चाहती, पर मैं जो ये एपिसोड सुन रही हैं अगर महिलाएं घर में, मैं उनको सिर्फ एक प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं और डिलीवरी के हार्डली 1.5 से 2 महीने बाद मैं वापस अपने काम पर आ गई थी और दोनों बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं इन मामले में। उन्हें मालूम है कि मम्मी काम पे जाती हैं, रात में आती हैं, वो उस माहौल में ढल गए हैं जी। और ये ज़रूरी है, ये गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा माओं को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे छोड़ के हम काम पे कैसे जाएं। बच्चे संभल जाएंगे, फैमिली सपोर्ट चाहिए होगा आपको, आई एम श्योर। आप केयर टेकर्स रखिए, आप ध्यान रखने के लिए उन्हें और रखिए, बट अपने सपने इस कारण से मत तोड़िए कि अब बच्चे हो गए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चों के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आपने ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट प्लस आप जहाँ काम कर रहे हो जी, वहाँ का सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है। तो मैं उन पुरुष वर्ग को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ महिलाएं हैं ऑफिसेज में, आपके एटमॉस्फेयर में, या जैसे राजनीति की बात करूं तो हमारे वहाँ पे बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। हमारे जितने टीम लीडर्स हैं वो समझते हैं कि इनके अपने थोड़े और दायित्व भी हैं, उस हिसाब से बैलेंस होती हैं चीज़ें। बैलेंस करिए, महिलाओं को थोड़ा सपोर्ट करिए, तो बहुत अच्छा समाज हम निर्माण कर चुके हैं और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो सपोर्ट करिए जैसा कि गुंजन जी कह रही हैं, क्योंकि आगे अगर किसी को बढ़ना है तो पीछे किसी ना किसी को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तभी महिलाएं भी और पुरुष भी सभी आगे बढ़ पाएंगे। सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल से ही बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि भोपाल जैसे आपने बोला बहुत ही शांत जगह है, भोपाल शांत जगह है, मुझे भोपाल बहुत पसंद है और मेरी शादी कहीं और हुई थी, फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन जब हम शिफ्ट हुए थे तब से और अब में भोपाल में बहुत फ़र्क आया है। ये मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ गए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ की गलती है? समय बदल रहा है इसलिए या हो रहा है, या हमारी कानून व्यवस्था में कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं?
देखिए, जागरूकता बढ़ गई है। आपको आज आप कह रहे हैं अपराध बढ़ गए, आज उन अपराधों का रजिस्ट्रेशन तेजी से हो रहा है। अगर 3 कहीं कोई अपराध हो तो तीनों रजिस्टर हो रहे हैं, इसलिए आपके सामने आ रहे हैं जी। अगर मैं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो ये और बेहतर हुई है जी। क्योंकि हम लोग दिन बाय दिन सभी काम कर रहे हैं, चाहे कानूनी रूप से बात कर लें, न्यायालय बात कर लें, या समाज का एक परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें, सभी लोग अब अपराध को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपराध कम हो रहे हैं। हाँ, जागरूकता बढ़ गई है और इसका एक सामाजिक मुद्दा भी है। देखिए, प्रशासन की बात अपनी जगह है, पर एक एज अ समाज का हिस्सा मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग सब बहुत ज्यादा आधुनिकता की तरफ बढ़ गए हैं। तो अपराध का कॉज क्या है, हमें वो जानना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम हमारी जो एक्चुअल संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, हम उसको बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि अब हमें अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी पड़ेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। हम बेटियों को तो सिखा देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब थोड़ी सी ज़रूरत है बेटों को बताने की, बिल्कुल, कि ये नहीं करना है, ये बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी है, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमें बचपन से एक माहौल देना पड़ेगा। हमें हमारी वापस जो हमारी जड़ है ना, हमारे भारतीय संस्कृति की, हमें उसे फिर पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जितना, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ भगवान में, और क्योंकि मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप आपराधिक प्रवृत्ति से बहुत दूर होते जाएंगे। तो अगर आप बचपन से घर में वो धार्मिक माहौल देंगे, भारत का माहौल देंगे, वेस्टर्नाइजेशन अच्छी चीज़, मतलब आप डेवलपमेंट करिए, पर आप ओवर उन संस्कृति को मत अपनाइए जो आपकी नहीं है। अब तो वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। बिल्कुल। और हम भारत के लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं। चाहे हमारी भाषा कह लीजिए, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, पर मैं ज़्यादातर हिंदी का उपयोग करती हूँ। तो लोग कहते हैं कि यार क्या आप अच्छी खासी इंग्लिश आती है, या मेरे बच्चों को घर में बहुत अच्छी हिंदी आती है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों अभी से मंत्र उच्चारण से लेके गीता पाठ से लेके वो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो मुझ पे बहुत पीयर प्रेशर था कि यार तुम घर में इंग्लिश में बात किया करो, बाहर बच्चों को, वरना कैसे सीखेंगे। जी। तो उसमें मुझे लगता है बच्चे इंग्लिश स्कूल में सीख जाएंगे, घर में उनसे उनकी मातृभाषा में ही बात होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि मातृभाषा की ताकत क्या है। बिल्कुल। ये बात जो आपने बोली आज कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जितने भी पॉडकास्ट में अभी तक मेरे महिलाएं आई हैं, ज़्यादातर मैं महिलाओं का ही करती हूँ, तो जितनी भी महिलाएं आई हैं, ये सेम चीज़, यही बात उनने बार बार बोली है कि अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो फिर आगे जाके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप अपनी संस्कृति, अपने विचारों को अपने में रखेंगे और उसी के थ्रू आगे जाएंगे, तो फिर आपकी जीवन में जो समस्याएं अब उत्पन्न हो रही, शायद वो कम हो जाएंगी या खत्म भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है रीता जी कि वो संस्कृति से जुड़ी है, शायद तभी इस कुर्सी पे आपके साथ बैठी हैं। तो ये जो कॉमन बात है कि संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि अभी तक जितने लोग आके मेरे साथ उस कुर्सी पर बैठे हैं, और वो सब बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी विचारधारा बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसीलिए शायद वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो अपने लिए काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल समाज की अगर हम बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो ये जो लव जिहाद के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? लोग क्या पहचानने में गलती हो रही है? चूक कहाँ हो रही है, बच्चियों से, माता पिता से, या कहाँ ऐसी चीज़ है जो छूट जा रही है और हमारी बच्चियां भटक रही हैं, और फिर उसका अंत तो हम सबको ही पता है कि खराब ही होता है, या तो